नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज आपके सामने वीडियो गुरु में बात करेंगे पॉलिटी की, यानी संविधान की। अगर हम संविधान में देखें तो पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग, जितने भी एस्पायरेंट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, सबका एक गोल होता है, सबका एक सपना होता है कि यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है एक बार क्वालिफाई करें और फाइनल हम चले जाएं यानी पोजीशन पे। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर यूपीएससी तो बातें समझ में आती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और जेपीएससी यानी क्या हो गया। कई लोग सोचेंगे सर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। नहीं, यहां क्या होगा, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो जब दो या दो से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्य आपस में कहे कि अब एग्जाम कंडक्ट करे कौन, यूपीएससी, तब जाकर इसे जेपीएससी यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहेंगे। यानी बात करेंगे आज इस चैप्टर में यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, एसपीएससी की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, यानी राज्य लोक सेवा आयोग जो कहते हैं। चाहे बात करो आप, अगर आप जिस राज्य के होंगे, सपोज मान लें आप एमपी के हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी, अगर आप बिहार के हो, बीपीएससी, अगर आप साउथ इंडिया की बात करें चले जाएं तो क्या होगा, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी जितने भी राज्य हैं उनकी अपनी लोक सेवा आयोग है, इसलिए क्या नाम पड़ गया, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में कि मुख्य बातें क्या हैं। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे तो 1926 से भारत में अस्तित्व में आई है। यानी संघ लोक सेवा आयोग काम करना शुरू कर दिया। लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, संघ तो बाद में, क्योंकि 1950 के बाद हम संघ की चर्चा करेंगे। तो लोक सेवा आयोग यानी भारत में काम करना शुरू किया है 1926 से। और जैसे भारत को आज़ादी मिली, हम अपने तरीके से भर्तियां करने लगे, किसके जरिए, यूपीएससी के जरिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करें, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है? अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे या आपने कई एग्जाम दिया होगा तो कई बार एक एग्जाम क्वेश्चन रहता है कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। जो एक रहता है प्लानिंग कमीशन, जबकि प्लानिंग कमीशन संवैधानिक संस्था नहीं है। द यूपीएससी इज बेसिकली द सेंट्रल रेगुलेटिंग बॉडी इन इंडिया विच इज इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। दो वर्ड है यहां पे, इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल। यानी यूपीएससी की बात करें तो क्या कहा, एक भर्ती करने वाली निकाय है, बॉडी है। यानी इसका काम है भर्ती करना, भर्ती करने के बाद सरकार को भेज देगी, भैया आप ज्वाइन करेंगे। यानी ये कैसी बॉडी है, तो रिक्रूटमेंट बॉडी कहें हम। इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र इन द सेंस कि अपने तरीके से हम एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, जो भी बातें होंगी वो फाइनल डिसीजन की बात करेंगे तो पार्लियामेंट। और संवैधानिक है, यानी संविधान में इसकी चर्चा है। संवैधानिक इन द सेंस कहें कि संविधान में इसकी चर्चा है और बकायदा चर्चा, आर्टिकल्स 315, यानी जिसका संवैधानिक दर्जा नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, तो बस कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कहें कि सलाहकार संस्था। वो सलाह देगी सरकार को। अब उस सलाह को सरकार को मानना या ना मानना सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जैसे प्लानिंग कमीशन की बात किया, जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, चलिए अब जैसा कि कहा, दो चीज देखी जाएंगी। एक पार्ट लोक सेवा आयोग की चर्चा संविधान के किस भाग में है और किस आर्टिकल्स में है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द प्रोविजंस फॉर द कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, पावर्स एंड फंक्शंस। यानी संघ लोक सेवा आयोग की संरचना इन द सेंस कितने मेंबर होंगे, नियुक्ति कौन करेगा, निष्कासन कैसे हटाए जाएंगे, और क्या क्या शक्तियां मिली है इनको, और ये क्या क्या कार्य करेंगे, इन सब की चर्चा की गई है
भाग 14 भाग 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा किस भाग में किया गया 14 में, किस आर्टिकल्स में किया गया 315 यानी 315 में। ठीक, दो क्वेश्चन निकले यहां, भाग 14 और 315। तो 315 के तहत क्या कहा गया? अंडर आर्टिकल 315 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किस लिए? द रिकमेंडेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज एट द यूनियन लेवल। संघ लोक सेवा आयोग का गठन केंद्रीय स्तर पर सिविल सेवाओं की भर्ती की सिफारिश के लिए किया गया। यानी इनका काम क्या है कि हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद सारा प्रोसेस हो गया, इसके बाद में सरकार को सिफारिश कर दी जाएगी कि ये भर्तियां क्लियर हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल 2017-18 की भर्तियां आई, पहले प्री हुआ, मेंस हुआ, मेंस के बाद इंटरव्यू हुआ, फाइनल मेरिट लिस्ट बना। अब मेरिट लिस्ट बनने के बाद ये क्या करेंगे? सरकार के पास भेज देंगे, सिफारिश कर देंगे कि अब ये मेरिट लिस्ट है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे हम ज्वाइन कराएं, क्या कराएं। आर्टिकल नंबर 315। अब जैसा कि कहा कंपोजिशन, संरचना, तो द यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चीज हमेशा समझना होगा कि जितने भी संवैधानिक संस्था हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, सबके चेयरमैन की बात करें तो नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। फॉर एग्जांपल कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, सबकी नियुक्ति किनके द्वारा होगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब इस सेंटेंस में कहा कि यूपीएससी एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य यानी अदर मेंबर्स को होल्ड करता है। कितने मेंबर होंगे ये एक बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लेकिन संविधान में कहीं मेंशंस नहीं है कितने ही मेंबर होंगे। लेकिन अब तक जो सिनेरियो बना है, जनरली देयर आर 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन, यानी आम तौर पर अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं, लेकिन यह मैंडेटरी नहीं है कि इतना ही होंगे। जैसे हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, बिफोर अक्टूबर 1993, अक्टूबर 1993 के पहले इलेक्शन कमीशन में केवल एक सदस्य थे। आफ्टर अक्टूबर 1993 इलेक्शन कमीशन होल्ड 3 मेंबर्स, 3 सदस्य हो गए हैं। यानी अब कह दिया गया संविधान में कि 3 ही सदस्य हैं। जब सदस्य की संख्या बढ़ानी होगी हमें पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ क्लॉज लाना पड़ेगा। अब यह डिपेंड करेगा राष्ट्रपति के ऊपर कि 9 से 11 करनी है या 12 करनी है। यानी कह सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा जरूरत होगा। लेकिन वर्तमान समय में अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य यानी हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो कहा कि अब जो मेंबर हैं उनका कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन होगा। तो संविधान में कह दिया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी शुड बी दोज हु हैव हेल्ड गवर्नमेंट ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। संविधान में उल्लेख किया गया है कि यूपीएससी के 50% सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी पद संभाला हो। अब आप सोच रहे हो सर सरकारी पद संभाला हो, ग्रुप डी भी तो सरकारी पद है, क्या वो आ जाएंगे मेंबर? जनरली जो ये मेंबर रहते हैं वो सर आप समझ लो कि यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं या फिर एसएससी क्वालिफाई करेंगे, और एसएससी क्वालिफाई करने के बाद जब अपर पोस्ट पे चले गए हैं वही शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर ग्रुप डी निकाल लिया, वो भी तो सरकारी पद है और फिर सर हमें यूपीएससी में शामिल हो गए। अगर आप में मेरिट है, आपने प्रमोशन लिया है और अच्छे पोस्ट पे होल्ड कर गए हो, क्योंकि कभी कई बार ऐसा होता है कि हम एसएससी 10+2 क्वालिफाई करते हैं और अपने एबिलिटी के दम पर हम
ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये मैंडेटरी है कि यूपीएससी के 50% सदस्य ऐसे होने चाहिए। 50% इन द सेंस कहें कि 9 से 11 मेंबर था तो कह सकते हैं कम से कम 5 या 6। जैसा कि सबकी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होती है, सबकी इन द सेंस चाहे सुप्रीम कोर्ट जज हो, हाई कोर्ट जज हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, राज्यसभा अध्यक्ष हो, लेकिन क्या संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे कोई क्वालिफिकेशन है? नहीं। इट मेंशंस नोट अदर क्वालिफिकेशन, इसमें किसी भी अन्य योग्यता का उल्लेख नहीं है। साफ साफ कहा है कि जैसे राष्ट्रपति चाहेंगे, जैसे प्रेसिडेंट चाहेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कौन होगा और क्या क्वालिफिकेशन होगी एज पर द नीड, जैसा जरूरत होगा। तो कह सकते हैं, आप नोट में देख लो क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड, यानी भारत के राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। भारत के राष्ट्रपति को उनकी नियुक्ति के समय अध्यक्ष और लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तों का निर्धारण करने के लिए संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त है। एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि राष्ट्रपति ही तय करेंगे कि यूपीएससी में जो मेंबर होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एक चीज याद रखना, रिटायरमेंट है लेकिन क्वालिफिकेशन की कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए टेन्योर, अवधि, यानी अब यूपीएससी का देख लिया कैसा क्या है क्या नहीं है। तो यूपीएससी में जो चेयरमैन होंगे या मेंबर होंगे वो कितने अवधि तक कार्य करेंगे? ऑल द मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन होल्ड ऑफिस फॉर अ 6 years टर्म और द एज ऑफ 65 years विच एवर कम्स अर्लियर। यानी दो चीजें हैं, या तो आप जब आपकी ज्वाइनिंग होती है यूपीएससी में एज ए मेंबर 65 वर्ष हो गया हो तो आप रिटायर कर जाओगे, या 65 वर्ष नहीं हुआ है और फिर भी आपने 6 वर्ष गुजार लिया है एज ए मेंबर के रूप में, तब रिटायर कर जाओगे। यानी जो भी पहले आता है, चाहे 65 वर्ष हो या फिर 6 वर्ष हो, इसलिए कहा विच एवर कम्स अर्लियर। ठीक है, आगे देखिए। अब कहा रिमूवल यानी निष्कासन, कैसे हटा सकते हैं? जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, राष्ट्रपति, कैग, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, सबको हटाने का एक बाकायदा तरीका दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। राष्ट्रपति को हटाते हैं इम्पीचमेंट के जरिए, महाभियोग के जरिए। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं। हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। लेकिन अगर हम संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर की बात करेंगे तो 4 कंडीशन है, 4 परिस्थितियां बनती है हटाने की। राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। अब वो 4 परिस्थिति क्या बनेगा, सिचुएशन क्या होगा, ये देखिए। सिचुएशन की बात करें तो सबसे पहले इफ ही सी गोज बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, यदि वह दिवालिया हो जाता है। दिवालिया इन द सेंस कि सर आपने बैंक से लोन ले रखा है और आपकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि ना आप लोन चुका पा रहे हो, यानी पूरे तरीके से कहें फटेहाल स्थिति हो गई है, तब राष्ट्रपति क्या कहेंगे कि भैया आपका जो टर्म है वो पूरा नहीं होगा, आप इस पोस्ट को छोड़कर निकल जाइए, पहला। दूसरा, इफ ही सी इंगेज इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिशियल ड्यूटीज, यदि वह आधिकारिक कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान किए गए रोजगार में संलग्न है। यानी आप एज ए मेंबर या चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हो और फिर भी क्या कहा, आधिकारिक कर्तव्यों के बाहर, यानी फिर भी कहते हैं ना कि कुछ आउटसाइड इनकम हो जाए, आउटसाइड इनकम हो जाए, कुछ काम कर लें, कुछ सैलरी बन जाए, कुछ पैसे आ जाए। अगर वो करते हुए पकड़े जाते हैं तब आपकी जॉब, जो
काम कर रहे हो संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर के रूप में, चेयरमैन के रूप में, खत्म हो जाएगा। यानी होल सोल आप संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर हैं तो होल सोल आप इसी में रहें, ना कि इधर उधर देखने की कोशिश करें। एकदम साफ शब्दों में लिख दिया गया है। ये 2 था। 2 और क्या होगा? इफ ही सी बिकम्स मेंटली और बॉडली इनफॉर्म, यानी हम कह सकते हैं यदि वह मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है या कहीं अनसाउंड हो जाता है। जब आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, शारीरिक रूप से अक्षम हो, तब आपकी निष्कासन कर दी जाएगी। और चौथा क्या है? फॉर मिसबिहेवियर, यानी दुर्व्यवहार हेतु। अब दुर्व्यवहार में यह मत समझना कि इन्होंने राष्ट्रपति के साथ मिसबिहेव कर दिया या सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ मिसबिहेव कर दिया। मिसबिहेव यानी क्या हो गया कि जैसे ही संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें की गई है चर्चा, आप उसके अनुसार काम नहीं करोगे, तब राष्ट्रपति आपको कहेंगे सर आप पोस्ट जो होल्ड कर रहे थे उसे आप छोड़ दीजिए। तो 4 सिचुएशन बनता है, 4 कंडीशन बनता है संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर को पद से हटाने। अब बात किया जाए फंक्शंस ऑफ यूपीएससी के कार्य, यानी अब यूपीएससी का कार्य क्या है। तो सबसे पहली बात जो देखें हम कि वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इट कंडक्ट्स एग्जाम फॉर अपॉइंटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी अखिल भारतीय सेवाओं, पब्लिक सर्विसेज ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज, यानी कहें हम यूटी, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो अब सवाल उठता है कि यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराता है। फॉर एग्जांपल देखें, जैसा कि आपको पता है सबसे बड़ी जो जॉब है भारत की, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस। अब कई लोगों को लगेगा सर आईएफएस क्या, इंडियन फॉरेन सर्विस? नहीं, इंडियन फॉरेन सर्विस इसी में इंक्लूड है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, फिर आईईएस। अब कई लोग सोचेंगे सर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस? नहीं, ये इसी में इंक्लूड है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, फिर एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी ये सब मेजर एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और सबसे बड़ी चीज पता है यूपीएससी की क्या है सर, यानी इनका जो कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर बिल्कुल परफेक्ट। अगर आप में एबिलिटी है, 1 साल के अंदर आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, आईएएस निकाल लीजिए, ठीक है। यानी इतने एग्जाम, मेजर एग्जाम हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है प्रत्येक वर्ष। दूसरा सेंटेंस देखें क्या कहता है, इट कैन सर्व एनी और ऑल एज पर नीड्स ऑन द स्टेट गवर्नर्स रिक्वेस्ट बाय परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यह राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर किसी भी या सभी आवश्यकताओं के अनुसार सेवा कर सकता है। यानी अब एक राज्य, मान लीजिए कोई भी राज्य हो भारत का, और वहां उसकी जो पीएससी है वर्क नहीं कर रही है, वहां के गवर्नर ने रिकमेंड किया राष्ट्रपति से, रिकमेंड यानी कहें गुजारिश की कि भैया हमारे यहां पीएससी वर्क नहीं कर रहा है ढंग से, तो आप कुछ उपाय कर दो। तब राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर किसी भी या सभी आवश्यकताओं के अनुसार यह सेवा कर सकता है। जब तक राज्यपाल नहीं कहेंगे ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी चीज, तीसरी, द यूपीएससी कंसल्ट्स द गवर्नमेंट अपॉन मैटर्स रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट। यूपीएससी कर्मियों के प्रबंधन से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देता है। यानी अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ वर्क होगा तब ये सरकार को रिकमेंड करेगा, एडवाइस देगा, रिकमेंड नहीं, एडवाइस देगा, सलाह देगा कि सर इसमें ये चीज होना चाहिए, ये सुधार होना चाहिए। तो अब एक चीज उठता है, सर इसका जो ईयरली रिपोर्ट होगा
जो वार्षिक रिपोर्ट होगा यूपीएससी का, ये किसको सबमिट करेगा? आखिर हमने इस वर्ष इतनी भर्तियां निकालनी है, इस वर्ष हमने इतनी भर्तियां क्लियर करी है, ये सारा का सारा आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा। तब ये रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को। इट प्रेजेंट्स एनुअली अ रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस टू द प्रेसिडेंट। यह वार्षिक रूप से राष्ट्रपति को अपने प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पार्लियामेंट के पटल पे रख दे, ये पार्लियामेंट के पटल पे रख दे, पार्लियामेंट के सामने रख दे। लेकिन अगर यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी जो कानून बनना है, कोई भी चर्चा करनी है, तो आर्टिकल नंबर 312 से यह राज्यसभा को अधिकार दिया गया है। यानी राज्यसभा इस मामले में सुपर हो जाता है। बाकी जितने सारे मामले हैं उसमें लोकसभा सुप्रीम है, लेकिन इस मामले में राज्यसभा सुप्रीम पावर हो जाता है। क्योंकि जो भी भर्तियां होगी वो काम कहां करेंगे? राज्यों में जाकर काम करेंगे। और आपको पता है कि राज्यसभा में राज्यों से चुने गए जो एमपी हैं वो जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य को चुनते कौन है? विधानसभा के चुने गए सदस्य। ठीक है, अब बात करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। यानी अब तक हम लोगों ने जो देखा वो थी यूपीएससी की। अब देखें राज्य लोक सेवा आयोग काम कैसे करेगा। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, नियुक्ति और निष्कासन। सबसे पहले याद रखें कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। यानी जहां यूपीएससी में मेंबर का जो नंबर था वो फिक्स है, वहीं राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। यानी फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, याद रखना फिक्स नहीं है। और यहां कौन अपॉइंट कर रहा है? राज्यपाल। वहां कौन अपॉइंट कर रहे थे? राष्ट्रपति कर रहे थे। अगर इनको काम करने का मन नहीं है, रिजाइन देना है, यूपीएससी में मेंबर काम नहीं करेंगे, रिजाइन दे देंगे किसको? राष्ट्रपति को। तो वैसे ही द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गिव्स रेजिग्नेशन टू द गवर्नर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल को त्यागपत्र देंगे। एक चीज जो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, किनको हटाएगा कौन? तो हटाने की जो बारी आएगी, याद रखना कि अपॉइंटमेंट हमेशा राज्यपाल करेंगे, लेकिन रिमूवल की बात करेंगे तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अब सोचिए विडंबना कि सर नियुक्ति कर रहा है राज्यपाल, हटा कौन रहे हैं? राष्ट्रपति। द चेयरमैन एंड मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट व्हाइल दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इस पॉइंट में अक्सर जितने भी बच्चे हैं वो गलती करके बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? हमें लगता है राज्य की बातें हैं, जैसे ही ऑप्शन देखते हैं राज्यपाल टिक आउट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जबकि राज्यपाल का काम क्या है, गवर्नर का काम क्या है? केवल और केवल अपॉइंटमेंट करना। हटाने की बात होगी तो वो राष्ट्रपति के पाले में गेंद चला जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब निष्कासन का जो आधार है, द ग्राउंड फॉर रिमूवल इज द सेम एज दैट ऑफ अ चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। निष्कासन का आधार यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों के समान है। तो अभी हमने देखा यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को 4 तरीके से हटाते हैं, यानी 4 में लिप्त पाए गए। पहला, दिवालिया घोषित हो गया। दूसरा, मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम हो गए। तीसरा, आप पद पर रहते हुए कहीं और कार्य कर रहे हैं पैसों के लिए। चौथा, मिसबिहेव यानी दुर्व्यवहार के आधार पे। 4 ग्राउंड बनता है हटाने का। तो वही कहा कि निष्कासन का आधार यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों के समान है। तो टर्म क्या होगा? जहां यूपीएससी के जो मेंबर्स और चेयरमैन थे वो 65 वर्ष या 6 वर्ष
विच एवर कम्स अर्लियर, जो पहले होगा। यहां क्या हो गया, 65 की जगह पे 62 हो गया। यानी सर बिल्कुल वही वाली बात हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जज काम करते हैं 65 ईयर्स तक, हाई कोर्ट में जज काम करते हैं 62 ईयर्स तक। बिल्कुल वही चीज है, केवल ऐड क्या कर दिया गया, 6 वर्ष की अवधि। यानी ऑल द मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन होल्ड ऑफिस फॉर अ 6 years टर्म और द एज ऑफ 65 ईयर्स। किसके लिए, यूपीएससी के लिए। और 65 की जगह पे 62 कर देंगे तो राज्य लोक सेवा आयोग का हो जाएगा, जो भी पहले होगा। अब आ गया जो पहले ही कहा क्लास के शुरुआत में, जेपीएससी। जैसे ही जेपीएससी कहते हैं लोगों के दिमाग में यही कौंधता है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। जबकि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब ये क्या है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। जैसे ऐसे समझिए, अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ 2014 में, और तेलंगाना अलग हो गया लेकिन इसने अपने पीएससी का गठन नहीं किया। और आंध्र प्रदेश भी अलग होने के बाद थोड़ा सा तितर बितर हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, और दोनों सहमति जता ले के काम करते हैं। इस वर्ष पीएससी, हम कहते हैं यूपीएससी को, या राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं, राज्यपाल के द्वारा कहलवाते हैं कि भैया उपाय कर दो, तब जाकर जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाएगा। स्पष्ट प्रावधान है, जब तक राज्य नहीं चाहेंगे इसका गठन नहीं हो सकता है। अब दोनों राज्य चाह लिया, तब जेपीएससी कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। जेपीएससी संबंधित राज्यों के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा बनाया जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, यानी राष्ट्रपति भी तभी कुछ करेंगे जब संसद में एक अधिनियम बनेगा। यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ने चाह लिया, बातें गई पार्लियामेंट में बहस चर्चा हुआ, चर्चा होने के बाद जेपीएससी का गठन हो जाता है। तो अब सवाल उठता है, सर जेपीएससी में जो मेंबर होंगे, चेयरमैन होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है ये सेंट्रल लेवल की बॉडी हो जाएगी। तो द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ अ जेपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केवल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा अपॉइंट होंगे, अदरवाइज यूपीएससी हो या जेपीएससी हो, यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वो होंगे किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब कई लोग सोचेंगे कि सर ये ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो इनका जो टेन्योर होगा क्या 65 होगा? नहीं, ये किसके लिए काम करेंगे? राज्य के लिए काम करेंगे, राज्यों के लिए काम करेंगे। तो सर राज्यों के लिए काम करेंगे तो सारा क्लाउज क्या लागू होगा? राज्य वाला लागू होगा। यानी ऑल द मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन होल्ड ऑफिस फॉर अ 6 years टर्म और द एज ऑफ 62 years विच एवर कम्स अर्लियर। सभी सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु के लिए पद धारण करते हैं। ये हमेशा याद रखना, ये कई बार यही गलती कर बैठते हैं। लगता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका भी एज क्या होगा? 65, लेकिन गलत। ये राज्य के लिए है तो 62 होगा। अब जैसा यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शुरुआत में कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन क्या जेपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं है। हम इसका गठन करते हैं एज पर द नीड, जैसे आवश्यकता है वैसे ही। यूपीएससी एंड एसपीएससी आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज
while JPSC is a statutory body, यानी एक सांवैधिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है, नोट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे प्लानिंग कमीशन की बात करते थे जो आज नीति आयोग हो गया है। तो हमेशा याद रखिएगा यूपीएससी एसपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, जबकि जेपीएससी की बात करेंगे तो ये क्या होगा, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर के जरिए आपने क्या देखा, यूपीएससी कैसे काम करता है, यूपीएससी में कितने मेंबर हैं, उनका टेन्योर क्या होगा, जेपीएससी यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर के जरिए आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में।